Hey guys, hope you all fine and preparing for your upcoming UGC NET English examination. This is Sonia. Welcome back to NS English Academy. In today's video, we will talk about African literature और आज मैं some major renowned writers, in fact their work chronology लेकर आई हूँ जिसे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. In fact, we will discuss important facts of each ऑथर जो आपने प्रिपेयर करने फॉर योर अपकमिंग यूजीसी नीट इंग्लिश एग्जामिनेशन. सो ओवरऑल गाइज जितना भी कंटेंट इन टुडेज ऑफ माय वीडियो यू विल गेट in examination of your, there is 100% surety you will get direct questions. So stay tuned till the end of this video so that you guys never miss any point जो भी मैं during video आपके साथ डिस्कस करूँगी. Let's start today's video. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अफ्रीकन लिटरेचर. What exactly we mean by अफ्रीकन लिटरेचर? So guys मैं आपको बता दूँ अफ्रीकन लिटरेचर रेफर करता है types of literary works that produced by द पीपल ऑफ अफ्रीका एंड द अफ्रीकन डायस्पोरा. ओके, और बेसिकली आपको देखने मिल जाएगा जितने भी अफ्रीकन राइटर्स हैं दे एक्सप्रेस अफ्रीकन एक्सपीरियंस, इट्स कल्चर, हिस्ट्री, स्ट्रगल एंड आइडेंटिटीज थ्रू वेरियस लैंग्वेजेस. मोस्ट ऑफ दे यूज्ड अफ्रीकन एज वेल यूरोपियन, राइट. सो ओवरऑल गाइज आपको टू मैन फॉर्म्स मिल जाएंगी अफ्रीकन लिटरेचर में. फर्स्ट इज रिटन लिटरेचर. वेयर शुड आई राइट? तो देखिए जो फर्स्ट फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा रिटन लिटरेचर एंड द सेकेंड फॉर्म आपको मिल जाएगा ओरल लिटरेचर. ये चीज़ें आपने ध्यान में रखना है क्योंकि दीज ऑल फैक्ट्स हेल्प यू टू आंसर टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट क्वेश्चन दैट एक्चुअली अपीयर्ड इन योर एग्जामिनेशन. सो बेसिकली जो रिटन लिटरेचर है वहाँ आप देखेंगे किस तरीके से जो प्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर द कॉलोनियल पीरियड. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. जो रिटन लिटरेचर है अफ्रीकन लिटरेचर में बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम आफ्टर द कॉलोनियल पीरियड. ठीक है, तो मोस्टली इन यूरोपियन लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, फ्रेंच, राइट. सो नॉवेल्स, पोएट्री, ड्रामाज एंड ऐसे टाइप्स ऑफ राइटिंग्स आपको देखने मिल जाएगा. इट एक्सप्रेस एक्चुअली कॉलोनियल पीरियड इन आप बोल सकते हो ब्रॉड वे. और अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करूँ तो चिनुआ अचीवे मोस्ट इंपॉर्टेंट, निगो इवाथियोगो, वॉल्सोइन का, जिनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे. सो दे आर एक्चुअली वेल नोन इन रिटन लिटरेचर. ऑन दी अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट ओरल लिटरेचर तो बेसिकली यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल टच मिल जाएगा लाइक फॉक टेल्स हो गया, सॉन्ग्स हो गया, बेस्ड ऑन मिथ हो गया, एंड पोइट्रीज हो गया जहाँ पे प्रेस पोइट्रीज जिसे आप कहते हैं, स्टोरी टेलिंग हो गया. सो ओवरऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ ओरल लिटरेचर. तो बेसिकली ये क्या हो रहा है आपका पास ऑन हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन. ओके, सो होप आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया रिगार्डिंग अफ्रीकन लिटरेचर. अभी आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सजेस्ट कर दूँ अफ्रीकन लिटरेचर एसोसिएटेड. तो बेसिकली जितना भी आप अफ्रीकन लिटरेचर में जो भी मैन राइटर्स, मेजर ऑथर्स यू स्टडी, जो भी मैं आपको आज डिस्कस कराऊंगी, इनफैक्ट जिनका वर्क क्रोनोलॉजी में लेकर आई हूँ, तो बेसिकली उनके वो कौन से मेजर थीम्स होते हैं दे टॉक्ड अबाउट. सबसे पहले दे टॉकिंग अबाउट द कॉलोनियलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म की बात वो करते हैं अपनी राइटिंग्स में. जैसे इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन रूल, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा जो यूरोपियन रूल था. ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस जिसकी वजह से हुआ उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. सो दीज ऑल राइटिंग्स आपको देखने मिलेगी. एज वेल कल्चरल आइडेंटिटी की बात करते हैं इन विच दे टॉक्ड अबाउट ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस, राइट. एंड किस तरीके से दे यूज ओरल ट्रेडिशन तो लाइक प्रोवर्ब्स, सॉन्ग, स्टोरी टेलिंग. तो ये सभी ओवरऑल दे शो आफ्टर और with the help of their writings. So hope you understand. Now let's talk about number 1 major author Chinua Achebe. Of course father of modern African literature, right? So Chinua Achebe का अगर मैं टाइमलाइन आपसे सजेस्ट करूँ so it is 1930 to 2013. इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है क्योंकि टाइमलाइन से आपको प्रॉपर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलता है. एंड द सेकेंड थिंग वट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, नेशनैलिटी. तो बेसिकली ये नाइजीरियन है, आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है. नाइजीरियन, NIGERIAN, नाइजीरियन बेसिकली. एंड इग्बो जो बेसिकली ग्रुप है उसके साथ इनका एसोसिएशन है. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. फेमस नॉवलिस्ट हैं, पोइट हैं, एसेइस्ट है, क्रिटिक है एंड ऑफ कोर्स प्रोफेसर हैं. एंड ही स्टडीड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज, राइट. इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है. फादर कंसिडर किए जाते हैं ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर के. एज वेल
ही एक्चुअली गैव अ पावरफुल वॉइस टू अफ्रीकन आइडेंटिटी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है क्योंकि फ्रॉम दिस यू गेट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। तो जहाँ पर आपको सम स्टेटमेंट्स वो प्रोवाइड करेंगे इन विच यू हैव टू सेलेक्ट दैम कि वो आपका जो राइटर है, और स्पेशली अफ्रीकन लिटरेचर में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। तो दे आस्क कि जो आपका पर्टिकुलर राइटर है, सपोज दे आस्क अबाउट द चिनुआ अचीबे, सो यू मस्ट नो हिज राइटिंग्स एक्चुअली गैव अ पावरफुल वॉइस टू अफ्रीकन आइडेंटिटी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, मेन फोकस ऑन अफ्रीकन आइडेंटिटी जो इनकी राइटिंग्स है उसमें। अभी लेट्स चेक अबाउट द क्रोनोलॉजी रिटन बाय चिनुआ अचीबे। तो मैं इनके मेजर 5 वर्क आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी एंड दीज 5 वर्क आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपसे एग्जामिनेशन में रिपीटेड फॉर्म में इनफैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। सबसे फर्स्ट वर्क वी हैव थिंग्स फॉल अपार्ट। तो बेसिकली फ्रेंड्स इन्होंने अफ्रीकन ट्रिलॉजी दिया था, चिनुआ अचीबे ने अफ्रीकन ट्रिलॉजी, ठीक है। तो उसी के 3 पार्ट्स वी हैव थिंग्स फॉल अपार्ट, नो लॉन्गर एट ईज, एरो ऑफ गॉड। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, दिस इज दी 1958 थिंग्स फॉल अपार्ट, नो लॉन्गर एट ईज ये आपका 1960 है एंड दिस वन 1964। अभी आपने क्या करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द 3 टाइटल्स ऑफ इट, और इन 3 टाइटल्स का आपको क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए जिसे आप टना करके याद रख सकते हैं, TNA टना, T फॉर थिंग्स फॉल अपार्ट, N फॉर नो लॉन्गर एट ईज, A फॉर एरो ऑफ गॉड। क्योंकि अफ्रीकन ट्रिलॉजी से बेसिकली चिनुआ अचीबे की ये जो ट्रिलॉजी के पार्ट से यहाँ से आपको क्रोनोलॉजी स्पेशल वे में पूछ लिया जाता है इन योर एग्जामिनेशन। पास्ट एग्जामिनेशन में ऑलरेडी दे आस्क्ड, दैट्स व्हाई आई explaining you here so that you guys can easily understand or sustain in your mind, right? Now let's talk about what exactly things fall apart about। तो बेसिकली इनका ये एक ट्रैजिक नॉवल है जो ओकोनको, जिसमें आपको ओकोनको एक प्रोटैगनिस्ट मिल जाएंगे। अच्छा, इनके कैरेक्टर से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, मैं फर्दर वीडियोस में लेकर आऊँगी। एज हम लोगों ने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर कवर किया है जिसमें मैंने कुछ मेजर राइटर्स की आपको क्रोनोलॉजी सजेस्ट किया, दैन वी सजेस्ट सम मेजर कैरेक्टर्स फ्रॉम द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में जितना भी मेजर नॉवल से आपको पूछा जाता है, दैन वी टॉक्ड अबाउट सम PYQs। ओके, सेम वे में मैं यहाँ पर आपको कोशिश करूँगी सीक्वेंस वे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप चले। तो ओवरऑल आपने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। थिंग्स फॉल अपार्ट का मेन जो प्रोटैगनिस्ट है ओकोनवो, राइट। तो ओकोनवो बेसिकली क्या है, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल है, और इनका जो एसोसिएशन है दैट इज इग्बो सोसाइटी। विच सोसाइटी? इग्बो सोसाइटी, ठीक है। ये चीज़ आपने अपने माइंड में सस्टेन करना है, इनफैक्ट यू हैव टू सिक्योर इन योर नोट्स। सो बेसिकली ये जो इनका ट्रैजिक नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट 1958 पब्लिकेशन, यहाँ पे इन्होंने डिपिक्ट किया है हाउ कोलोनियलिज्म एंड क्रिश्चियनिटी डिस्टर्ब ट्रेडिशनल अफ्रीकन कल्चर, कि कोलोनियलिज्म एंड क्रिश्चियनिटी ने किस तरीके से एंड हाउ दे डिस्टर्ब्ड ट्रेडिशनल अफ्रीकन कल्चर, और जिसकी वजह से दे लीडिंग टू डिस जनरेशन ऑफ कम्युनिटी एंड पर्सनल ट्रेजिडी। ऑफ कोर्स जिसकी वजह से इनकी जो अपनी कम्युनिटी थी उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ, एज वेल ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए जिसका बहुत ही ट्रेजिक एंड हुआ। सो ओवरऑल यहाँ पे उसके इम्पैक्ट के बारे में बात किया गया है। ओके, एंड गाइज व्हाट स्पेशल थिंग इन दिस ट्रैजिक नॉवल, तो आप देखेंगे ये अचीबे ने जो नॉवल लिखा है, बेसिकली ट्रैजिक नॉवल जो इनका आया है, इट इज़ एज अ रिस्पॉन्स टू colonial लिटरेचर लाइक जोसेफ कॉनरेड्स हर्ट ऑफ डार्कनेस। तो बेसिकली चिनुआ अचीबे का थिंग्स फॉल अपार्ट ये एक रिस्पॉन्स है किनको? कॉलोनियल लिटरेचर को। और आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन में आपको कैरेक्टर मैचिंग के लिए क्वेश्चंस आता है, थीम बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि थीम बेस्ड ऑन कल्चरल क्लैश एंड कॉलोनियलिज्म एंड ओरल ट्रेडिशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टाइटल। आप देखेंगे थिंग्स फॉल अपार्ट, ये जो टाइटल है W.B. येट्स का द सेकेंड कमिंग से लिया गया है, और इट शोज कि हाउ दिस नॉवल कनेक्टेड ग्लोबली। ओके, तो बेसिकली इसका जो टाइटल है इट केम फ्रॉम द सेकेंड कमिंग, ठीक है। दिस इज बाय W.B. येट्स, राइट। तो आपने ये सभी फैक्ट्स अपने 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप लिखने हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली वी स्टडी इन दिस स्टोरी।
राइट। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपके प्रोटैगनिस्ट है यानी कि जो हीरो है ऑफ द नॉवल ओकोंको, वो क्या होता है बंदा, वो ना एक इतनी गरीबी से मतलब राइज हुआ है, मतलब उनके जो फादर होते हैं उनका भी नाम उनोका टाइप होता है, वो भी मतलब पुअर थे। तो ये ना टाइप ऑफ उमोफिया, उमोफिया बेसिकली जगह का नाम है, प्लेस का नाम है जहाँ का ये लीडर होता है, कौन, ओकोंको, ठीक है, उमोफिया। इस वर्ड को भी आपने ध्यान में रखना है, दीज आर दी की वर्ड्स उमोफिया, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे बेसिकली चिनुआ अचीबे, जितने भी मैं ऑथर्स आपको भी आगे सजेस्ट करूँगी और जिनके वॉक्स करूँगी, तो उनकी आपको नेशनैलिटी, टाइमलाइन एज वेल जो सेटिंग उनका है बेसिकली, उनका जो एक ग्रुप है, जो एक उनका कम्युनिटी है, उसका एक पर्टिकुलर नेम दे सजेस्टेड, वो नेम आपको पता होना चाहिए। वाई, बिकॉज यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डेफिनेटली मिलते हैं। ओके, सो अपने अपनी लिटरेचर का अपना अपना स्पेसिफिक एरिया है नेट में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता है, सो यू नेवर एक्चुअली फेस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपने पहले कभी देखे ही ना हो। तो ओवरऑल जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप देखेंगे, 90% क्वेश्चंस आप देखेंगे कि आप फैमिलियर हैं। सो दिस इज़ रियली बिग थिंग फॉर यू, राइट। सो चलिए, अभी मैंने उमोफिया नाम का आपको एक प्लेस बताया है जहाँ का बेसिकली लीडर होते हैं कौन, ओकोंको, द हीरो ऑफ द नॉट सोसाइटी नॉवल। तो बेसिकली इसमें मैंने भी आपको अर्लियर बताया है कि ये इग्बो सोसाइटी के बारे में यहाँ पे बात किया है, उसकी जो कुछ कस्टम्स है लाइक उस पर बेस्ड ये नॉवल है आपका। तो आप देखेंगे कि इसी तरीके से ये जो इनका सोसाइटी है अपनी कुछ कस्टम्स को लेके आगे बढ़ता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे क्लैश चल रहा है बिटवीन ट्रेडिशनल इग्बो कल्चर एंड ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। सो ओवरऑल ये जो इनका स्टोरी है इसी पूरी ट्रैजिक इंसिडेंट पर बेस्ड है। अभी आगे इंसिडेंट होता है, इनके द्वारा किल कर दिया जाता है एक बच्चे को, किंग्समैन आप मान के चलिए उसको। तो ओवरऑल ये स्टोरी आपने अच्छे से स्टडी करना है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे एटलीस्ट वंस, तो आप सारे क्वेश्चन को आंसर कर देंगे, क्योंकि मेरा जो टारगेट है इट कैन नॉट बी डाइवर्ट, दैट्स वाई मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रही पर्टिकुलर नॉवल को लेके। अभी जो नेक्स्ट वन है, नो लॉन्गर एट ईज, ओके, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ अफ्रीकन ट्रिलॉजी, 1960 पब्लिकेशन। एंड गाइज, इस पर्टिकुलर नॉवल में आप देखेंगे किस तरीके से मतलब जो क्लैश बिटवीन ट्रेडिशनल अफ्रीकन वैल्यूज़ एंड मॉडर्न वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का दिखाया गया है। तो आप देखेंगे कि जो ये लोग हैं ये किस में फंस चुके हैं, मतलब ना तो ये प्रॉपर तरीके से मॉडर्न हुए हैं एंड ना ही ये अपने ट्रेडिशनल से अभी भी उनका इन्फ्लुएंस उनके साथ है। तो ओवरऑल ये एक बिटवीन कंडीशन में आप बोल सकते हो जम्बल्ड अप हो चुके हैं। एंड फाइनली जो इसका टाइटल है, यू कैन सी नो लॉन्गर एट ईज, कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है एक ऐसी लाइफ में फंस जाना जो ना तो आपका अपर है ना ही डाउन है। सो ओवरऑल आपको यहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट देखने मिलेगा वो मिलेगा ओबी ओकोंको, ओबी, राइट, OBI और ओकोंको, राइट। तो प्रोटैगनिस्ट है जो बेसिकली वेस्टर्न एजुकेटेड यंग मैन होता है और किस तरीके से वो बीच वाली कंडीशन में फंसा है, ना तो ट्रेडिशनली पूरी तरीके से अपने आप को आप बोल सकते हो इन्फ्लुएंस में लेकर आ पा रहा है और ना ही मॉडर्निटी की तरफ अच्छे से इंडल्ज हो रहा है। सो ओवरऑल दिस इज़ द स्टोरी अबाउट, ओके। तो अभी यहाँ पर भी आपको मेजर कैरेक्टर्स ये सभी चीज़ें देखनी है एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, सेकेंड पार्ट है बेसिकली उसका। तो आप देखते हैं ना कि जो ट्रिलॉजी होती है तो उसमें क्या होता है, उसी का सीक्वल चलता है। अभी थिंग्स वाला पार्ट में आपने ओकोंको देखा, अभी ये जो ओबी ओकोंको है ये बेसिकली ग्रैंडसन होता है ओकोंको का, ठीक है। 1960 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, और ये बेसिकली, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक मेजर फैक्ट्स रिगार्डिंग नो लॉन्गर एट ईज बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर टाइटल है इट इज़ टेकन फ्रॉम टी.एस. एलियट का जर्नी ऑफ मागी, ओके। आई एम जस्ट राइटिंग हियर जर्नी, where should I write first, let me space, okay, here we can, journey of the Maggie, ठीक है। तो बेसिकली जो इनका ये पोयम है टी.एस. एलियट का, इसकी जो कुछ लाइंस है तो मैं आपको बता दूं, वहाँ पर बेसिकली ये जो टाइटल है नो लॉन्गर एट ईज, इट केम देयर एंड दिस टेकन फ्रॉम नो लॉन्गर एट ईज, ओके। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, नो लॉन्गर एट ईज बेसिकली ये जो इसका टाइटल है इट इज़, ये कहाँ से मिला, इट इज़ टेकन फ्रॉम टी.एस. एलियट्स जर्नी ऑफ मागी, ओके। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आपको मिलने वाला है। सो ये जो भी मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ प्लीज़ सस्टेन इन योर माइंड एंड प्रैक्टिस दैम अगेन एंड अगेन, रिवाइज दैम।
तो फ्रेंड्स बेसिकली जो थर्ड वन एरो ऑफ गॉड है इनका, यानी कि ट्रिलॉजी का जो फाइनल पार्ट है, ये 1964 में पब्लिश हो रहा है। और यहाँ पर आपको जो प्रोटैगनिस्ट मिलेंगे वो प्रिस्ट जूला मिलेंगे। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर EZEULU, इज्यूला। तो बेसिकली ये यहाँ पे ही एक्सप्रेस कि किस तरीके से जो मतलब बेसिकली जो इग्बो सोसाइटी थी, जो भी मतलब कुछ पीछे हमने बौद्धी नॉवेल्स में देखा था स्टोरी, तो उसके बारे में वो आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली और आगे की तरफ बढ़ा जा रहा है एरो ऑफ गॉड। सो ओवरऑल ये जो आपकी स्टार्टिंग वाले जो 2 पार्ट्स थे, ये आपका बेसिकली बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ आप बोल सकते हैं अर्ली कॉलोनियल पीरियड एक्सप्रेस कर रहा है। और बेसिकली जो ये वाला आपका थर्ड वन है, ये आपका यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है कि उन दोनों जो बेसिकली नॉवेल्स के अंदर स्टोरीज लीड की गई थी, उन्हीं के बारे में आगे की तरफ बताने की, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करने की कोशिश की जा रही है। होप यू अंडरस्टैंड एरो ऑफ गॉड। इसमें आपने जो प्रिस्ट एज्यूला है इनका नाम ध्यान से रखना है, और इसके अलावा आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें ध्यान में रखनी है। आई हैव टॉक्ड ईच एंड एवरीथिंग। बस आपने ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड इनका फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो सीक्वेंस है इसको आपने ध्यान में रखना है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। तो फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट नंबर 4, अ मैन ऑफ द पीपल। बेसिकली चिनुआ अचेबे का ये 4th नंबर का नॉवल है, पब्लिश 1966। और ये डिफरेंट है इनकी जो फर्स्ट 3 नॉवेल्स था, क्योंकि वो बेसिकली प्री कॉलोनियल और आप बोल सकते हैं कॉलोनियल एंड अर्ली कॉलोनियल इग्बो सोसाइटी के बारे में मतलब इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस किया जा रहा है। और ये जो नॉवल है यहाँ पे फोकस किया गया है पोस्ट इंडिपेंडेंस अफ्रीका को। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, पोस्ट इंडिपेंडेंट अफ्रीका को बेसिकली यहाँ पर फोकस किया गया है, किसमें, अ मैन ऑफ द पीपल में। ओके, ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। एज वेल द राइज ऑफ पॉलिटिकल करप्शन यहाँ पे बताया गया है, राइज ऑफ पॉलिटिकल करप्शन। तो बेसिकली ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर नॉवेल्स। ओके, सो ओवरऑल ये जो स्टोरी है इनकी एक अननेम्ड अफ्रीकन कंट्री में उसको सेट किया गया है आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड अचीबे ने यहाँ पर ना सटायर रियलिज्म यूज़ किया है टू जस्ट एक्सपोज करने के लिए जितने भी पॉलिटिशियन मिसयूज़ कर रहे हैं अपनी पावर का। सो ओवरऑल आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। एंड कहीं ना कहीं वॉइस रेज किया गया है टूवर्ड्स कॉमन पीपल। ओके, तो ओवरऑल आपने ये सभी चीज़ें रिगार्डिंग द नॉवल ध्यान में रखना है, जो भी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। थीम हो गए, ईयर ऑफ पब्लिकेशन हो गया, एंड व्हाट एग्जैक्टली द इम्पॉर्टेंट शिफ्ट हो रहा है पर्टिकुलर नॉवल में, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। सो hope you understand. Now let's move on the next one. We have number 5, Ant Hills of Savannah, 1987 year of publication. तो बेसिकली फ्रेंड्स नेट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो ये जितने भी 5 वर्क्स मैंने यहाँ पे आपको सजेस्ट किए हैं बाय चिनुआ अचीबे आर रियली मोस्ट रेलिवेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ये तो इनका सिग्निफिकेंट वर्क कंसिडर किया जाता है फ्रॉम बाय अफ्रीकन जो आपके राइटर हैं चिनुआ अचीबे का, जो बेसिकली अफ्रीकन लिटरेचर के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट। ओके, अभी इसका जो सेटिंग है वो फिक्शनल वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में रखा गया है जिसका नाम है कंगन। आई एम जस्ट राइटिंग हियर, आपने इसको ध्यान में रखना है, कंगन। दिस इज़ फिक्शनल, ये बेसिकली आपकी सेटिंग है पर्टिकुलर वर्क की, एंट हिल्स ऑफ द सावना का। ठीक है, ये आपको ईयर ऑफ पब्लिकेशन ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं कुछ आपको अवार्ड सजेस्ट करूँगी जो आपके चिनुआ अचीबे ने बेसिकली अर्न किए हैं बिकॉज ऑफ हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द लिटरेचर। सो ऑब्वियसली फर्स्ट मैं आपको द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ के बारे में बताऊँगी जो इन्हें 2007 में मिला है अचीबे को, बिकॉज इनका जो एक लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है टूवर्ड्स लिटरेचर, बिकॉज ऑफ दैट इनको ये पर्टिकुलर प्राइज़ मिला है। 1972 ही वॉन द फर्स्ट कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज़, राइट। ये बेसिकली इनको रिसीव्ड हुआ है दिस अवार्ड एक्सपेक्शनल वर्क इन पोएट्री, क्योंकि इन्होंने पोएट्री में भी एक्सपेक्शनल वर्क्स लिखे हैं, बिकॉज ऑफ दैट ही वॉन दिस पर्टिकुलर प्राइज़ ऑल्सो। एंड द नेक्स्ट वन वी हैव St. Louis Literary Award 1999. Now this award
जो बेसिकली अचीबे वॉज ऑनर्ड विद दिस अवार्ड फॉर हिज सिग्निफिकेंट लिटरेरी अचीवमेंट। जो इनका एक सिग्निफिकेंट लिटरेरी अचीवमेंट था, फॉर दैट इनको ये पर्टिकुलर प्राइज़ मिला है। आपको इन चारों जो भी मैंने यहाँ पे, एंड द पीस प्राइज़ ऑफ जर्मन बुक ट्रेड जो इनको 2002 में मिला है। ऑफ कोर्स ये इनका इंटरनेशनल अवार्ड है जो रिकग्नाइज्ड करता है अचीबे के एफर्ट्स, किस तरीके से उन्होंने प्रमोट किया है पीस को, अंडरस्टैंडिंग को थ्रू लिटरेचर। सो ओवरऑल हर एक इनका जो अवार्ड है उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है, दैट आई मेंशन हियर। आपको ये 4 नंबर्स ऑफ अवार्ड एटलीस्ट अपने माइंड में ध्यान में रखने हैं, सस्टेन करके रखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए जब आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ओवरऑल मैं आपको टोटल 25 अप्रॉक्स मेजर अफ्रीकन राइटर्स कराने वाली हूँ कंप्लीट यूजीसी नेट के लिए, और इसी तरीके से मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगी। तो जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, जो भी मैं कंटेंट आपके लिए शेयर कर रही हूँ, आपने उन सभी को सीरियस वे में और ऑनरली स्टडी करना है। उससे कुछ भी आपको गिव अप नहीं करना है, कि ऑलरेडी मैं आपको इंपॉर्टेंट एंड टू द पॉइंट कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये तो हमारा फर्स्ट जो आज चिन्हू अचीबे को मैंने लेकर आपको सजेस्ट कर दिया, इनके 5 वर्क्स आपको देखने। इनफैक्ट दीज आर दी अवार्ड्स। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा फर्दर वीडियोज़ आएगा जहाँ जो मैं बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स पर बनाऊंगी, जो आपको कैरेक्टर बेस्ड पूछा जाता है वहाँ पर भी हम अच्छा खासा फैक्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो नाउ यू विल हैव टू प्रिपेयर दैट इज ओके। अभी नेक्स्ट राइटर की तरफ मूव करते हैं फ्रॉम अफ्रीकन लिटरेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनफैक्ट आज रिपीटेड फॉर्म इन योर एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स जो मेरी नेक्स्ट ऑथर हैं चिमामदा निगोची अदिची ना, उनका जो टाइम लाइन है फर्स्ट चेकड आउट 1977 टू 2020, दिस इज़ द टाइम लाइन। एंड आपको मैं बता दूं ये कंसीडर की जाती हैं वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंटेम्प्रेरी अफ्रीकन राइटर्स में। ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी अफ्रीकन राइटर्स में बेसिकली ये कंसीडर की जाती है चिमामदा निगोची अदिची। एंड इनके भी इनका जो नेशनैलिटी है, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, अपने नेशनैलिटी का भी ध्यान रखना है, दैट इज़ नाइजीरियन। ठीक है, ये आपकी नाइजीरियन है, सेम चिन्हू अचीबे। एंड नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे एंड नॉन फिक्शन शी रॉट। ओके, अभी हम लोग वन बाय वन इनके जो वर्क्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी चेकड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन वी हैव पर्पल हिबिस्कस। इनका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, दैट वाज इनका डिब्यूट नॉवल है, 2003 इसका पब्लिकेशन है। और इसमें आपको कम्बिली, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, नेम थोड़े इनके ट्रिकी से होते, कम्बिली। ठीक है, बेसिकली ये प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल है, एक यंग गर्ल होती है जो उनका किस तरीके से ग्रोइंग अप हो रहा है इन अ स्ट्रिक्ट एंड अब्यूजिव हाउस होल्ड। मतलब कि जो इनका हाउस है बेसिकली, जो इनका जहाँ ये रहती हैं कम्बिली, तो वहाँ पर बड़े ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस एज वेल एब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, जो बेसिकली नाइजीरिया का ही पार्ट है। ओके, सो ओवरऑल ये जो इनका नॉवल है, दिस इज़ बेस्ड ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, रिलीजियस हाइपोक्रेसी एज वेल पॉलिटिकल अनरेस्ट के बारे में बेसिकली इस पर्टिकुलर नॉवल में बताया गया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शी वॉन कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज फॉर दिस इम्पॉर्टेंट वर्क। ओके, ये चीज़ें आपने ध्यान में रखना है। बेस्ट फर्स्ट प्राइज़, इनका बेस्ट फर्स्ट बुक था जिसके लिए इनको कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज़ मिला है फॉर दिस बुक पर्पल हिबिस्कस। और यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन भी है कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज फॉर बेस्ट फर्स्ट बुक इन 2005। द ईयर ऑल्सो यू मस्ट नो अबाउट ईयर पब्लिकेशन एज वेल दी award winning. Okay, so here we talked about both the things regarding this particular. Now the next one we have Half of a Yellow Sun. तो बेसिकली फ्रेंड्स ये जो इनका पर्टिकुलर नॉवल है हाफ ऑफ अ येलो सन, 2006 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, और इसको सेट किया गया है ड्यूरिंग बियाफ्रिन वॉर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बियाफ्रिन, ये आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन बनता है। एसोसिएटेड है ये आपका नॉवल बियाफ्रिन वॉर, बेसिकली नाइजीरियन सिविल वार जो 1967 टू 70 आपका ड्यूरिंग एक्टिव था, तो उसके बारे में बेसिकली इसका ओवरऑल आप बोल सकते हो सेटिंग रखा गया है। और यहाँ पे ना आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने मिल जाएंगे, लाइक ओलाना हो गए, उगवू हो गए, रिचर्ड हो गए। ठीक है, तो यू हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड कि ओलाना, ठीक है, वैसे मैं भी ओलाना, चलिए लिख देती हूँ मैं, ओलाना हो गए आपके। एंड यू माइट कीप इन योर माइंड नेक्स्ट नेम उगवा हो गया एंड द रिचर्ड। ठीक है,
तो मैं आपको फर्दर वीडियोज़ में सजेस्ट करूँगी कैरेक्टर्स। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स बता रही हूँ। इसमें मल्टीपल आपको कैरेक्टर्स मिल जाएंगे एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन वार, colonial impact, आइडेंटिटी, लव एंड betrayal पर बेस्ड है। एंड दिस पर्टिकुलर इनका जो नॉवल है वॉन द ऑरेंज प्राइज फॉर फिक्शन इन 2007 एंड वॉज अडॉप्टेड इनटू अ फिल्म इन 2013। नाउ प्लीज़ कीप इन योर माइंड दीज फैक्ट्स जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि इसको अडॉप्ट किया गया है फिल्म में 2013 में, क्योंकि फ्रॉम दिस ऑल्सो यू गेट प्रॉपर क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, सो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू प्रिपेयर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द थर्ड नॉवल द थिंक अराउंड योर नेक। नाउ दिस इज 2009 पब्लिकेशन। ये इनका बेसिकली शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, सो आपने ये चीज़ ध्यान में रखना है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है ये इनका, राइट। एंड वॉट वी हैव इन दिस, यहाँ पर बेसिकली एक्सप्लोर किया गया है नाइजीरियन एक्सपीरियंसेस को इन अफ्रीका एंड द डायस्पोरा यानी कि अमेरिका। तो वो कौन कौन से एक बिटर एक्सपीरियंसेस दे हैव टू फेस, ऑल द थिंग्स एक्सप्रेस इन दिस पर्टिकुलर नॉवल, ठीक है। तो बेसिकली ये जो थीम आपको यहाँ पे मिलेगा, इमिग्रेशन, वन ऑफ डायस्पोरा और एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं डिनोट कर रहा है। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, एंड फेमिनिज्म भी आपको इसमें देखने मिल जाएगा, एज वेल आइडेंटिटी। सो देखिए, इमिग्रेशन, कल्चर कॉन्फ्लिक्ट, आइडेंटिटी, ये तो सभी थीम्स आपको देखने मिलते हैं जितना भी आपका जो भी नॉवेल्स, जो भी कोई वर्क होता है जो बेस्ड ऑन होता है डायस्पोरा या फिर कोई भी एक्सपीरियंसेस जो एज ए डायस्पोरा राइटर और मतलब दे हैव टू फेस, तो ये सारे थीम आपको वहाँ पे देखने मिलते ही मिलते हैं, राइट। अभी जो नेक्स्ट वन वी हैव अमेरिकाना, दिस इज़ मोस्ट रेलिवेंट। देखिए, वैसे तो सारा ही इंपॉर्टेंट है जो मैं इनके वर्क्स आपको बता रही हूँ, क्रोनोलॉजी आपने मस्ट सस्टेन रखना है माइंड में। बाकी ये दिस वन अमेरिकाना रिपीट हो चुका है मैनी टाइम इन योर एग्जामिनेशन। एंड पर्पल हिबिस्कस जो अभी मैंने फर्स्ट नंबर जो डिब्यूट नॉवल सजेस्ट किया चिमामदा निगोची अदीची का, एंड द सेकेंड वन अमेरिकाना, दीज टू हाफ ऑफ अ येलो सन भी आपसे रिपीट होता है, बट मोर देन आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पर्पल हिबिस्कस एंड अमेरिकाना पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ओके, तो यहाँ पे आपको जो स्टोरी मिलेगी ना अमेरिकाना में, इसमें आपको मिलेगी इफेम्यूला। इफ़े थोड़े अजीब से नाम है, इफेमिलू, ठीक है। तो बेसिकली ये मेन कैरेक्टर है, नाइजीरियन विमन होती है जो किस तरीके से मूव करती है टू द यूएस, तो उसके बारे में बताया। और शी फेस आइडेंटिटी, इमिग्रेशन, अगेन सेम थिंग्स, सोशल मीडिया, लव एंड रेस काइंड ऑफ थीम शी जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर इन दिस वर्क। और इनका ये जो अमेरिकाना वर्क है, इट वॉन, आई एम जस्ट शोइंग यू फर्स्ट द नेशनल बुक critics circle award for fiction in 2013. this thing you have to keep in your mind, कौन सा अवार्ड किस पर्टिकुलर नॉवल के लिए वॉन हो रहा है पर्टिकुलर राइटर को, ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा जो भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। अब इनका जो नेक्स्ट वर्क है, लेट्स चेक अबाउट वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट। दिस इज़ द 2014 पब्लिकेशन। बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है, बट बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर चिमामदा निगोची अदीची और उनका क्रोनोलॉजी आप देख रहे हैं, सो आई मस्ट इंक्लूड इन दिस लिस्ट ऑफ योर वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट। ओके, इंपॉर्टेंट टाइटल है, यू गाइज प्लीज सस्टेन इन योर माइंड, राइट। नेक्स्ट वी हैव डियर इजेविल और अ फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो इन 15 सजेशंस। ये आपको ओनली टाइटल अपने माइंड में रखने हैं 2017, बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। सो ओवरऑल यहाँ पे एक उन्होंने राइज किया है टूवर्ड्स दी फेमिनिस्ट चिल्ड्रन को इन दिस। ओके, एंड द नेक्स्ट वन वी हैव जिकोरा। दिस इज़ 2020 रिसेंट वर्क है, सो ओवरऑल आपने ओनली टाइटल इनको सस्टेन रखना है माइंड में। अदरवाइज अमेरिकाना हो गया आपका, हाफ ऑफ अ येलो सन हो गया, एंड पर्पल हिबिस्कस, ये जितने मैंने स्टार्टिंग के इनके वर्क बताए उनको आपने उसका कोर आइडिया क्या स्टोरी है और कैरेक्टर्स कौन है ये सभी स्टडी करना है। सो ओवरऑल वी हैव टॉक्ड अबाउट सेकेंड अपने जो हमारे ऑथर हैं, जो नाइजीरियन बेसिकली हमारी ऑथर है चिमामदा निगोची अदीची, उनके बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स बता दिया और एज वेल आपको मैंने उनका अचीवमेंट्स भी सजेस्ट कर दिया जो आपको करने हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन द अनदर। तो फ्रेंड्स, जो मेरे थर्ड ऑथर हैं फ्रॉम अफ्रीकन लिटरेचर, वॉल सोइनका। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ यहाँ पे, ये जो वॉल सोइनका थे, स्टार्टिंग में व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग द सेम, जब मैं यूजीसी नेट के लिए तैयारी करी थी तो मैं इनको हमेशा फीमेल राइटर समझती थी, और बहुत बाद में इनके मैंने वर्क्स भी स्टडी कर लिए थे, मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये मेल हैं। तो कई बार इतना कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इनके नेम देख के कि वो मेल है अदरवाइज फीमेल। आप ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा, सबसे पहले किसी भी राइटर को स्टडी कर रहे हैं ये चीज़ आपको अच्छे से माइंड में कंसीडर होना है। कहीं पे कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ अपने ऑन से चेक कर लीजिएगा और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, अब चलिए वॉल सोइनका।
आपको पता है व्हाट इम्पॉर्टेंट थिंग, ही अवार्ड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, फर्स्ट अफ्रीकन टू रिसीव इट, राइट। ये फर्स्ट अफ्रीकन कंसिडर किए जाते हैं टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। एनपीएल बेसिकली कब इनको मिला है, 1986 द ईयर। देखिए ये आपको एनपीएल का भी पर्टिकुलर लिस्ट अपने पास सिक्योर करके रखना है। मैनी ऑफ माय शॉर्ट वीडियोस आप देखेंगे, मैंने एनपीएल की कंप्लीट लिस्ट सजेस्ट किया है, जो मतलब आपसे रिपीटेड फॉर्म में पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, और डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है अगर आपको ईयर ऑफ जिस भी ईयर में आपके पर्टिकुलर राइटर को नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में मिला है, अगर आपको वो ईयर याद है, राइट, तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है और आप इजीली उसको आंसर कर देते हैं। तो होप ये तो आपका इसका हो गया पार्ट। अभी इनका जो टाइमलाइन है आपके वॉल सोइंका का, दैट इज 1934 टू राइट नाउ, राइट, क्योंकि आपके एक्टिव हैं। सो ओवरऑल आपने इनसे रिलेटेड इनके सभी प्लेस देख के जाने हैं, एज वेल इनका पोएट्री एज वेल दी प्रॉस। तो सभी के टाइटल आपको अच्छे से पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में रिपीटेड फॉर्म में पूछे जाते हैं। एंड इनका जो नेशनैलिटी है दैट इज़ ऑफ कोर्स नाइजीरिया, नाइजीरियन ही इज़। एंड प्ले राइट हैं आपके, पोइट हैं, एसेइस्ट हैं, क्रिटिक हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। और इनके जो मेजर वर्क्स है मैं अभी आपको सजेस्ट करूँगी लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, क्रोनोलॉजी से हम लोग लाइन डिस्कस करेंगे। अभी आपको देखने मिलेगा जो इनका बेसिकली राइटिंग स्टाइल है उसमें आपको ना ब्लेंडिंग्स देखने मिल जाएगी, अफ्रीकन ओरल ट्रेडिशन विद वेस्टर्न ड्रामेटिक एंड लिटरेरी फॉर्म्स की। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट इनके जो प्लेज हैं इन क्रोनोलॉजी मैनर। तो सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट द स्वैम्प ड्वेलर्स, 1958 पब्लिकेशन, 1 एक्ट इनका ये प्ले है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, 1 एक्ट प्ले इट इज़। एंड ये जो इनका प्ले है इसको इन्होंने रूरल नाइजीरियन विलेज में बेसिकली इसको सेट किया है। और इसमें आप देखेंगे किस तरीके से लाइफ ऑफ इम्पॉवरिश फैमिली, यानी कि आप देखेंगे इसमें किस तरीके से जो चैलेंजेस हैं ट्रेडिशन को लेके, मॉडर्निटी को लेके, एज वेल दी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को लेके, तो किस तरीके से वो इम्पैक्ट दे रहे हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल इस प्ले में आपको देखने मिलेगा। अच्छा, जो इसमें स्टोरी में एक सेंटर कैरेक्टर है वी हैव अलू, ALU, अलू आपको देखने मिल जाएगा, एंड मकुरी, राइट। दीज टू आपको कैरेक्टर्स देखने मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर प्ले में। मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल डिस्कशन नहीं दूंगी, आपने सिर्फ ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड द प्ले कोर आइडिया आपने सिर्फ अपने माइंड में सस्टेन करके रखना है। एज वेल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी आपने ध्यान में रखनी है, ओके। सेकेंड वन बाय वॉल सोइंका, द लॉयन एंड द ज्वेल। बेसिकली इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म 1959 एंड द ईयर 1963 फर्स्ट ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्ले। तो ये 2 आपको ईयर्स ध्यान में रखना है। 59 द ईयर व्हेन इट फर्स्ट पब्लिश्ड और फर्स्ट परफॉर्म, सॉरी, राइट, एंड 1963 ऑफिशियली पब्लिकेशन इन प्रिंट, वो आपका 1963। सो दीज 2 थिंग्स आपने प्रिपेयर रखना है अपने माइंड में। एंड ये बेसिकली इनका एक सटायरिकल प्ले है जिसे इन्होंने रूरल नाइजीरिया में सेट किया है, जहाँ पर इन्होंने एक्सप्लोर किया है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अगेन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने लॉयन एंड ज्वेल को सिंबलाइज किया है टू जस्ट एक्सप्लोर what exactly the idea he wanted to explore here, okay. So let's move on the next one, a dance of the forest. तो फ्रेंड्स बेसिकली ये जो इनका a dance of the forest है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो इसको फर्स्ट परफॉर्म किया गया था 1960 में, एंड प्रिंट में बेसिकली इसको पब्लिश कराया 1963, ओके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप अपने ऑन से भी एक बार देख लीजिएगा। एंड ये इनका ट्रेजिक कॉमेडी है, सटायरिकल प्ले है जो बेसिकली सिंबॉलिक है, जहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है जो नाइजीरिया का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो ओवरऑल आपने ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो बेसिकली यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है नाइजीरियन इंडिपेंडेंस को, बट इट ऑल्सो क्रिटिसाइज पॉलिटिकल एंड सोशल इशूज़ फ्रॉम देयर, ओके। सो बोथ द थिंग्स आपने ध्यान में रखना है, आ डांस ऑफ द फॉरेस्ट से। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन, कोंगीज हार्वेस्ट। दिस इज़ 1965 ईयर ऑफ पब्लिकेशन। नाउ वॉल सोइनिका का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ड्रामा है, सटायरिकल प्ले है विच सेट पोस्ट इंडिपेंडेंस नाइजीरिया। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एंड आपको मैं बता दूं, ये जो इनका प्ले है कोंगीज हार्वेस्ट, इसको फर्स्ट लिखा गया था और इसको स्टेज किया गया था, उसके बाद इसे अडॉप्ट किया गया है इनटू अ फिल्म 1970
अराउंड इट वॉज अडॉप्टेड एज अ फिल्म। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। सो लेट्स होप टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो पर्टिकुलर स्टोरी है ये इनका इम्पॉर्टेंट वन है। यहाँ से एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चंस आपको मिले हैं। तो इसमें जो स्टोरी है वो कोंगी, बेसिकली उसी के अराउंड सर्कुलेट हो रहा है। जो कोंगी होता है इसमें, यहाँ पर कोंगी यहाँ लिखा भी मेंशन है ऑलरेडी। तो कोंगी जो है यहाँ पे एक मिलिट्री रूलर होता है हु हैज़ टेकन पावर थ्रू अ कॉप। ठीक है, अभी वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि मॉडर्नाइज करना नेशन को। ठीक है, लेकिन वो टाइनिकल है, पावर हंग्री पर्सन है। ठीक है, तो आपने ये सभी चीज़ें ध्यान में रखना है। सो ओवरऑल आपको यहाँ पे बेस्ड ऑन मिल जाएगा पॉलिटिकल क्रिटिक एज वेल ट्रेडिशन वर्सेस अगेन मॉडर्निटी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन 1975 पब्लिकेशन। ये इनका एक ट्रेजिडी ड्रामा है। दिस इज़ द ट्रेजिडी एंड बेसिकली ड्रामा है। और यहाँ पर आपको बेसिकली दिख जाएगा रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स इन नाइजीरिया, राइट। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एल्जिन जो होता है बेसिकली इस पर्टिकुलर प्ले में, एल्जिन, वेयर शुड आई राइट, एल्जिन, ओके, ELESIN। एल्जिन जो इसमें होता है किंग का हॉर्समैन होता है, जिसे एक्सपेक्ट किया जाता है टू कमिट रिचुअल सुसाइड आफ्टर द किंग्स डेथ टू अकम्पनी हिम टू द आफ्टर लाइफ। यानी कि जब किंग का डेथ हो जाता है तो किंग को अकम्पनी देने के लिए, आफ्टर द डेथ एक्चुअली उनको कंपनी देने के लिए हॉर्स जो बेसिकली है उसको भी सुसाइड करना पड़ता है। सेम एज जैसे सती प्रथा होता था हमारे इंडिया में कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वापस से उसकी जो चिता होती है उस पर उसकी वाइफ को भी बिठाया जाता है। सेम एज यहाँ पर एक्सपेक्ट किया गया है। तो बेस्ड ऑन ए रियल हिस्टोरिकल इवेंट एंड दिस इज़ द ट्रेजिडी। सो आप इसमें देखेंगे किस तरीके से जो ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर्स थे इंटरवेंस करते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग रखते थे रिचुअल को लेकर, राइट। सो ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ पर एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडी रिटन बाय ऑफ कोर्स वॉल्सवाइन का। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट वन जो इनका नंबर 6 है, आप प्ले ऑफ जायंट्स 1984 पब्लिकेशन है। ये भी इनका एक सटायरिकल प्ले है जहाँ पे इन्होंने क्रिटिक किया है ऑफ कोर्स जो डिसइल्यूजन पावर होती है, राइट, अफ्रीकन डिक्टेटर्स की। तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बात किया है। और इसमें ना आपको मतलब कि देखने मिल जाएगा कुछ लीडर्स हैं, ठीक है, जो एज ए मेन कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, और किस तरीके से वो मतलब इनकरेज कर रहे हैं एम्बेसी एंड डिस्प्ले कर रहे हैं मिक्स ऑफ एरोगेंस, राइट। सो ओवरऑल आपको देखने मिल जाएगा। वैसे नो नीड टू स्टडी डिटेल्ड मैनर दिस, आपको सिर्फ टाइटल ध्यान में रखना है इन सभी प्लेस के जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। जो आपको डिटेल में स्टडी करना है कॉन्गीज हार्वेस्ट एंड नेक्स्ट वन आपको स्वैम्प ड्वेलर्स एंड द लॉयन एंड द ज्वेल। ठीक है, ये सब इनके स्टडी करने हैं आपको डिटेल्ड मैनर में, अदरवाइज सभी के आपको टाइटल पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव द ब्यूटिफिकेशन ऑफ एरिया बॉय। दिस इज 1995 पब्लिकेशन, नो नीड टू स्टडी मोर अबाउट दिस। एंड द नेक्स्ट वन किंग बाबू 2001, क्योंकि एग्जामिनर अभी फोकस कर रहा है आपके जो रिनाउंड ऑथर हैं उनके माइनर टेक्स्ट को भी, तो आपने उन सभी प्लेज, पोएट्री, प्रॉस, उन सभी चीज़ों के टाइटल आपको मेमोराइज होने चाहिए इन अ क्रोनोलॉजी वे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट वॉल्सवाइनकाइज पोएट्री। ओके, so guys here are some poetry written by Wolsoinka, Indunre and other poems. 1967 Ogum Ambibi Man, 1976 Mandela's Earth and Other Poems, 1988 Samarkand and Other Market I Have Known, 2002 Telephone Conversation. This is Soinka's one of the most prominent poem. ठीक है, बेसिकली इनका पोएम है ये पर्टिकुलर। तो देखिए इनमें सिर्फ आपको टाइटल पता होने चाहिए। इट वॉज रिटन बाय वॉल्सवाइनका। देयर इज़ नो नीड टू स्टडीड डिटेल्ड मैनर, क्योंकि यहाँ से अभी तक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं पूछा है, बट दे कैन आस्क, क्योंकि वॉल्सवाइनका आपसे रिपीटेड फॉर्म में पूछे जाते हैं, उनके प्लेज रिपीटेड फॉर्म में पूछे जाते हैं। दैट्स वाई आई इंक्लूड पोएट्री एज वेल प्रॉस रिटन बाय वॉल्सवाइनका in chronology manner in this video of mine. So friends, here are some prose writing by Wolsoinka. Number 1 we have The Man Dead, Prison Notes of Wolsoinka 1972, Ek, The Years of Childhood 1981, Isara, A Voyage Around Essay 1989. Hope you understand. Now let's move on the another major writer from African literature.
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वन वी हैव निगोई वा थियोगो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड द नेशनैलिटी वी हैव केन्या। ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है बिकॉज यहाँ से आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में डेफिनेटली बनते हैं। इनका जो टाइमलाइन है दैट इज़ 1938 टू प्रेजेंट राइट नाउ। ओके, सो ओवरऑल आपने ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये एक नॉवेल्स, प्लेज, एसेज एंड मेमोर्स के लिए फेमस है। नॉन फिक्शन लिटरेचर अवार्ड में इनको अवार्ड्स भी मिले हैं एज वेल। इनकी जो बेसिकली राइटिंग्स हैं उसमें आपको जो इनके मेजर वर्क्स हैं उनके टाइटल एज वेल उनका कोर आइडिया आपने अपने माइंड में ध्यान में रखना है। कुछ प्ले भी इन्होंने लिखे हैं, मेमोर्स भी लिखे हैं, एंड जो बेसिकली थीम्स की ये बात करती हैं दैट इज़ कॉलोनियलिज्म ऑपरेशंस की बात करती हैं। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में क्या क्या कंडीशंस थी उनकी रूल के कारण केन्या में, बेसिकली शी एक्चुअली एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ हर राइटिंग्स। एंड पोस्ट कॉलोनियल करप्शन के बारे में तो देखिए ओवरऑल जितना भी आपके मेजर ऑथर्स की मैंने यहाँ पे बात की सभी ने पोस्ट कॉलोनियल करप्शन के बारे में डिस्कस किया है। लैंग्वेज एंड कल्चर की बात भी आपकी निगोई वा थियोगो ने किया है, एज वेल सोशल इनइक्वालिटी की बात किया है जहाँ पर इन्होंने एक्सप्लोर किया था गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, राइट, एज वेल अर्बन वर्सेस रूरल। सो होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स टॉक्ड अबाउट ईच वर्क रिटन बाय। तो बेसिकली फ्रेंड्स निगोई वा थियोगो का जो फर्स्ट नॉवल है दैट इज़ वीप नॉट चाइल्ड, 1964 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। दिस इज़ द फर्स्ट नॉवल रिटन बाय निगोई वा थियोगो एंड इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज यहाँ से आपको क्रोनोलॉजी एंड मैचिंग्स में डेफिनेटली ये टाइटल पूछा जाता है। और यहाँ आप देखेंगे अपनी फर्स्ट नॉवल में ही इन्होंने कॉलोनियल ऑपरेशन, सोशल इनइक्वालिटी, टाइप्स ऑफ जितना भी थीम्स मैंने अभी सजेस्ट किए थे रिगार्डिंग निगोई वा थियोगो, शी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट एंड शी टॉक्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ माओ माओ अपराइजिंग, राइट। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखना है, माओ माओ बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है केन्या का जो 1950s राइट ड्यूरिंग एक्टिव था। तो जहाँ पे आप देखेंगे कि अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, राइट, ये लोग क्या कर रहे थे, दे आर फाइट, ओके, एंड मतलब जो भी सोशल इनजस्टिस था उसको कहीं ना कहीं जो इम्पोज किया जा रहा था इन लोगों पर उसके अगेंस्ट वॉइस को रेज कर रहे थे इस पर्टिकुलर माओ माओ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में। और ये बेसिकली वीप नॉट चाइल्ड इनका एसोसिएटेड है विद दिस मूवमेंट। ये आपको ध्यान में रखना है चीज़, क्योंकि एग्जामिनेशन में माओ माओ जो बेसिकली केन्या से एसोसिएटेड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है इसका एसोसिएशन करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर coming UGC NET English examination first point. Okay, now let's talk about the next one, the river between. बेसिकली ये इनका 1965 पब्लिकेशन है, नॉवल है, बेसिकली बेस्ड ऑन ए हिस्टोरिकल फिक्शन, राइट, यानी कि बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। सो ओवरऑल यहाँ पर भी आपको ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का जो एक तरह से ड्यूरिंग जो कम्युनिटीज़ था बेसिकली इस पर्टिकुलर केन्या जो आपका मैंने अभी बताया, इसमें जो एक कम्युनिटी था जिसका नाम था किक्यू, बेसिकली उस कम्युनिटी की यहाँ पे सेटिंग रखी गई है, किक्यू नाम है उसका। तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर, बड़े अजीब से नाम है किक्यू। तो इस बेसिकली कम्युनिटीज़ जो है बेसिकली केन्या में ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, तो इसके बारे में यहाँ पे स्टोरी था। तो यहाँ पे ना 2 विलेजेस को किस तरीके से डिवाइड कर दिया गया था बाय अ रिवर, यानी कि कौन कौन से थे जो डिवाइड किया गया था। एक तो था आपका, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, कमैनो एंड द नेक्स्ट वन मकुयू, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 जो आपके विलेजेस थे इनको डिवाइड कर दिया गया था बाय अ रिवर। सो ओवरऑल जैसा कि आप टाइटल देखेंगे द रिवर बिटवीन, ठीक है, तो इन्हीं दोनों के बिटवीन रिवर था और जो रिप्रेजेंट कर रहे थे डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ओवरऑल यू अंडरस्टैंड हियर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। तो बेसिकली फ्रेंड जो नेक्स्ट वन है अ ग्रेन ऑफ वेट, 1967 पब्लिकेशन। ये इनका एक पॉलिटिकल नॉवल है, पॉलिटिकल नॉवल है बेसिकली ये इनका। और यहाँ पे भी आप देखेंगे जो माओ माओ अपराइजिंग हो रहा है उसके अगेंस्ट, मतलब कि बेसिकली सेम थीम पर ये बेस्ड है इनका, जो केन्या में ड्यूरिंग वो आपको मैंने अभी आपको रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में, माओ माओ के बारे में बताया, सो उसी से एसोसिएटेड है। और इसको ना बेसिकली सेट किया गया था जस्ट बिफोर केन्या इंडिपेंडेंस। जो केन्या का इंडिपेंडेंस हुआ था 1963, तो उससे बिफोर इसका सेटिंग था। तो ओवरऑल यहाँ पे फोकस किया था विलेज कम्युनिटी को और उनके जो बेसिकली अंडर कॉलोनियल ऑपरेशंस हो रहा था उसको लेकर, ठीक है। तो मेन कैरेक्टर्स में आपको यहाँ पे मूगो मिल जाएंगे, मूगो, राइट। सो
अभी जो मैंने आपको ये 3 इनकी नॉवल सजेस्ट किए, वीप नॉट चाइल्ड, द रिवर बिटवीन ग्रेन ऑफ व्हीट, पीटल्स ऑफ ब्लड, ये सभी एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट हो चुके हैं। सो प्लीज़ इनको आप हल्के में मत लीजिएगा। इन सभी को आपने क्रोनोलॉजी एंड जो भी मैं कोर आइडिया, जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ सजेस्ट कर रही हूँ, यू विल हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ओके, बिकॉज यू हैव टू क्वालिफाई और यू हैव टू विन योर GRF this time. So accordingly you will have to prepare. Okay, now let's talk about the next one. तो basically friends, Petals of Blood 1977 publication, this is also the part of political fiction, जहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस केन्या को दिखाया गया है एक फिक्शनल विलेज जिसका नाम है इमोर्ग। आई एम जस्ट राइटिंग हियर, इलमोर्ग है और इमोर्ग है, मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया इमोर्ग, ठीक है। बेसिकली ये एक फिक्शनल आपका विलेज है, फिक्शनल विलेज इट इज़, जहाँ पर बेसिकली इस पर्टिकुलर नावल का सेटिंग रखा गया है एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस केन्या के बारे में यहाँ पे बात की गई है, जहाँ पे आपको मुनीरा मेन कैरेक्टर में मिल जाएंगी, मुनीरा, राइट, वांजा एंड टाइप ऑफ नेम आपको देखने मिलेंगे पर्टिकुलर नावल के अंदर, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वी हैव डेविल्स ऑन क्रॉस 1980s। अब देखिए ये जो बेसिकली इनके माइनर वर्क हैं 5th 6th एंड 7th, अदरवाइज जो इनकी 4 स्टार्टिंग के मैंने बताया, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है अपने आप को। सो ओवरऑल ये जो इनका नॉवल है दैट इज सटायरिकल नॉवल है, डेविल सटायरिकल नॉवल इट इज़। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से यू नो क्रिटिसाइज किया गया है पोस्ट इंडिपेंडेंस केन्या को, ठीक है। तो ओवरऑल ग्रीडी बिजनेसमैन, करप्ट पॉलिटिशियन एंड अर्बन एक्सप्लॉयटेशंस यहाँ पे दिखाया गया है। अच्छा मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो इनका बेसिकली नॉवल है ओरिजिनली इसको, विच वन आई एम टॉकिंग अबाउट, डेविल ऑन द क्रॉस, तो ये जो इनका नॉवल है इसको बेसिकली ओरिजिनली ये जो लैंग्वेज है इनका, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, किकुयू, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में इट वॉज रिटन ओरिजिनली और बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, दे कैन आस्क यू विच वन रिटन ओरिजिनली इन किक्यू, तो डेविल ऑन द क्रॉस वॉज रिटन, ओके। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है इसके बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। तो बेसिकली मैटिगरी, ये इनका 1986 नॉवल है, पॉलिटिकल एलेगरी है नॉवल है और पोस्ट इंडिपेंडेंस केन्या को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया जा रहा है यहाँ पे। एंड होप यू अंडरस्टैंड, नो नीड टू स्टडी मोर अबाउट इट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट और लास्ट वन वी हैव विजर्ड ऑफ द क्रो, ये इनका 2006 और अगेन इट वाज ओरिजिनली रिटन इन गिकुयू लैंग्वेज में लिखा गया है और बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। ये इनका एक पॉलिटिकल एलेगरी है, सटायरिकल नॉवल है, जहाँ पर ना आपको डिक्टेटरशिप और करप्शन के बारे में बताया गया। मतलब होता क्या है इस स्टोरी में ना, एक अननेम्ड फिक्शनल अफ्रीकन डिक्टेटरशिप रूल्ड दिखाया गया है उनका, किस तरीके से वो करप्ट प्रेसिडेंट के थ्रू मतलब कि वहाँ पर आप बोलेंगे उसका रूल है, जो रूलर है बेसिकली, तो उसको जो करप्ट बंदा है उसको रूलर करके यहाँ पे मेंशन किया गया है, अननेम्ड है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, मतलब मिस्टीरियस कैरेक्टर्स आपको देखने मिल जाएंगे जिसको इन्होंने विजर्ड ऑफ द क्रो बोला है, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा कोई भी राइटर का आप क्रोनोलॉजी तैयार करें, उसका लास्ट एंड शुरू का ये वर्क आपके माइंड में छपे होने चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नदाइन गॉर्डिमर, ओके। इनका टाइमलाइन वी हैव 1923 टू 2014, ठीक है। पास अवे हो चुकी है, आपकी फीमेल राइटर हैं ये, कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये मेल लगती हैं नाम से। और नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर में इनको मिला है 1991 में, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। बुकर प्राइज़ ऑल्सो शी वॉन बुकर प्राइज़ in the year 1974, ठीक है। एज वेल शी वॉन कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज, ठीक है, कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। सो ओके, एंड अदर भी इनको मिले हैं। नाउ मोस्ट फेमस है नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे के लिए। अब क्योंकि ये भाई नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इनको मिला है, इट मीन्स ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके वर्क्स के साथ साथ आपको इनका कंट्रीब्यूशन, इनके वर्क्स का कोर आइडिया सभी कुछ डिटेल में स्टडी करना है, क्योंकि ये आपसे मोस्ट ऑफ आपके नंबर्स में पूछी जाती है एग्जामिनेशन ऑफ योर, ठीक है। सो फर्स्ट वन इनका जो वर्क है
द लेइंग डेज 1953, ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, बेसिकली बेस्ड ऑन ए बिल्डिंग्स रोमन। आप समझते हैं ना, जिसमें आपके पर्टिकुलर जो एक प्रोटैगनिस्ट होता है उसकी बचपन यानी कि उसके चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक का डेवलपमेंट दिखाया जाता है। इट इज़ कॉल्ड बिल्डिंग्स रोमन। ओके, सो ओवरऑल ये इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल है, ऑटोबायोग्राफिकल, ठीक है, नॉवल है बेसिकली, और बिल्डिंग्स रोमन। ओके, साउथ अफ्रीका बेसिकली इसका ड्यूरिंग सेटिंग रखा गया है, राइट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट एसोसिएटेड विद अपार्थाइड। देखो मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ, अपार्थाइड, इसमें शायद से 1A आता है एक, है ना, अपार्थाइड इरा। तो देखिए अपार्थाइड जो आपका इरा सोसाइटी है, इससे एसोसिएट करके आपको क्वेश्चन फ्रॉम अफ्रीकन लिटरेचर से कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है। अभी जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था, लास्ट टू लास्ट हुआ था, वहाँ पे भी आपसे पूछा गया था। अभी मैं राइट नाउ आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दिखा सकती बिकॉज वो मेरे कवर्ड में रखे हैं। नाउ मैं आपको इंपॉर्टेंट थिंग ये बता दिया, दिस इज़ एसोसिएटेड, और इसका जो सेटिंग है अपार्थाइड इरा सोसाइटी से, बेसिकली जो उसका स्ट्रगल था उससे एसोसिएटेड है। सो ओवरऑल आपको इस नॉवल के अंदर गॉर्डिमर की जो अर्ली लाइफ है, उनकी जो पर्सनल ग्रोथ है, ये सब रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। दैट्स वाई इट कॉल्ड सेमी ऑटोबायोग्राफिकल। ओके, सो ओवरऑल आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एंड लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन, अ वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेंजर्स। तो बेसिकली ये इनका 1958, देखिए सेम ईयर द थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचीबे का आपका पब्लिश हुआ था। तो इस तरीके से आप लिंक करके भी अपने जो टाइटल हैं और उनका जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है उससे अपने माइंड में सस्टेन कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेंजर्स। बेसिकली ये इनका नॉवल सोशल क्रिटिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा इसका जो बेसिकली सेटिंग है, वहाँ पे फोकस किया गया है ऑन अ यंग वाइट साउथ अफ्रीकन मार्था। आई एम जस्ट राइटिंग हियर मार्था, ठीक है। तो मार्था एंड उनका जो अनकाउंटर होता है रेसिकली डिवाइडेड, किस तरीके से सोसाइटी में किया जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये भी आपका ओवरऑल अपार्थाइड थीम पर बेस्ड ऑन है, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन, ठीक है। अच्छा, क्या क्या चीज़ आपने ध्यान में रखना है, इनका एक तो ऑथर एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन, व्हाट एग्जैक्टली द नॉवल, पॉलिटिकल है, सोशल है, क्या है एग्जैक्टली, और मेजर कैरेक्टर यानी कि प्रोटैगनिस्ट, जैसे कि मार्था मैंने आपको यहाँ पे सजेस्ट कर दिया, और थीम अपार्थाइड यानी कि मतलब रेशियल सेग्रीगेशंस एंड अर्बन अलाइनेशन पर बेस्ड ऑन है, ठीक है। तो ओवरऑल इसके अंदर अर्ली वर्क हाईलाइटिंग किए गए हैं जो आपके अर्बन अपार्थाइड बेस्ड ऑन थे। तो ओवरऑल ओके रिगार्डिंग दैट। Now next talk about July's People. This is again most important and repeated text in examination of your, basically this is पॉलिटिकल फिक्शन नॉवल है और डायस्टोपियन ऑल्सो, राइट। तो ओवरऑल आपने इसको ध्यान में रखना है क्योंकि ये आपसे एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट हो चुका है। और इसका जो सेटिंग है साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग अ फिक्शनल सिविल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था रिलेटेड टू अपार्थाइड, वो इसका पर्टिकुलर सेटिंग रखा गया है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एंड इस पर्टिकुलर स्टोरी के अंदर आपको देखने मिल जाएगा कि इस तरीके से इमेजिन किया गया है रेवोल्यूशन और सिविल वार को जो साउथ अफ्रीका का है, ठीक है। सो ओवरऑल यू अंडरस्टैंड द थिंग आई डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, बर्गर्स डॉटर। दिस इज अगेन मोस्ट रिपीटेड वन इन एग्जामिनेशन ऑफ योर। तो फ्रेंड्स ये वाला जो इनका बर्गर्स डॉटर है बेसिकली ये भी इनका बेस्ड ऑन है बिल्डिंग्स रोमन एज वेल पॉलिटिकल फिक्शन है इनका। ये अगेन इट वाज सेटिंग इसका जो है अफ्रीका की अपार्थाइड इरा में रखा गया है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। और इसमें जो स्टोरी है वो फॉलो हो रही है सैली बर्जर। आई एम जस्ट राइटिंग हियर सैली बर्जर, ठीक है। तो इसके अराउंड सर्कुलेट हो रहा है जो स्टोरी है इनका। तो ओवरऑल आपने ध्यान में रखना है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेंड्स डिस्टर्बिंग है आप लोगों के लिए क्योंकि मेरा जो क्रोनोलॉजी है थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। हेयर यू कैन सी 1953 द लैंग डेज, अ वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेंजर्स 1958, देन वी हैव टू स्टडी द कन्वर्सेशनिस्ट, ठीक है। तो मैं अभी आपको ठीक से इसका क्रोनोलॉजी अगेन बना के दे देती हूँ। फर्स्ट हम लोग पहले डिस्कस कर ले वन बाय वन। अभी चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं द कंजर्वेशनिस्ट, दैट वाज पब्लिश्ड 1974। फ्रेंड्स अगेन इट वाज सेटिंग जो है इसका अपार्थाइड इरा है एंड कंजर्वेशनिस्ट इनका 1974 पब्लिकेशन है। पॉलिटिकल फिक्शन है जो बेसिकली फोकस किया जा रहा है मेहरिंग, अ वेल्दी वाइट इंडस्ट्रियलिस्ट होता है जो, आई एम जस्ट राइटिंग हियर द नेम मेहरिंग,
वैसे यहाँ से क्वेश्चन कैरेक्टर बेस्ड पूछा नहीं है, बट इवन दो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू इन्फॉर्मेशन सो दैट यू गाइज कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन, राइट। अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कंजर्वेशनिस्ट। अभी नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं द पिकअप, दैट वाज पब्लिश 2001। ये भी इनका बेसिकली एक सोशल नॉवल है, सोशल नॉवल बाय नदाइन गॉर्डिमर, 2001 पब्लिकेशन। और इसको बेसिकली अननेम्ड अरब कंट्री में इसका सेटिंग रखा गया है, एक अननेम्ड अरब बेसिकली कंट्री है, ठीक है। ये सेटिंग्स का ध्यान रखिएगा, कई बार सेटिंग्स के विहाल्प से वो आपको क्वेश्चन पुट कर देते हैं एंड यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज पर्टिकुलर स्टोरी, राइट। सो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू प्रिपेयर। तो यहाँ पे आपको इमिग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, कल्चरल आइडेंटिटी टाइप्स ऑफ थीम्स देखने मिल जाएंगे। और नेक्स्ट गाइज, एज आई टोल्ड यू, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर में 1991 में मिला है नदाइन गॉर्डिमर को एंड बुकर प्राइज़ 1974 में। सो हियर आई टॉक्ड अबाउट जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको प्रिपेयर करना है रिगार्डिंग नदाइन गॉर्डिमर, आई हैव जस्ट डिस्कस्ड इन दिस। ओके, नाउ लेट्स टॉक्ड अबाउट द नेक्स्ट वन। तो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले जो मेरे लास्ट ऑथर हैं फ्रॉम अफ्रीकन लिटरेचर आज के वीडियो के, बुची एमेचेता, ये इतनी इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन में, इनसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिलते हैं। जैसे कि मैंने पीछे आपको पास्ट बताए जो सजेस्ट किए हैं रिमेनिंग 5, वहाँ से भी मिलते हैं एंड दिस वन ऑल्सो। बुची एमेचेता वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम अफ्रीकन लिटरेचर, क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है उसको मैं बुची एमेचेता कहकर ही बुलाती हूँ, और उनको बुलाने की वजह से मुझे इनका नेम बहुत अच्छे से मेमोराइज हो गया था। 1944 बेसिकली इनका टाइमलाइन है 2017, ठीक है। तो बुची एमेचेता, राइट। तो बेसिकली ये नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, चिल्ड्रंस लिटरेचर लिखती हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट इनके जो वर्क्स हैं इन क्रोनोलॉजी। तो फर्स्ट वन वी हैव तो बेसिकली इन द डिच 1972, दिस इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल रिटन बाय बुची एमेचेता, राइट। जहाँ पर एमेचेता ने अपना ओन स्ट्रगल जो इनका इन लंडन में एज ए सिंगल मदर एंड इमिग्रेंट शी फेस्ड, everything she discussed in this particular novel. That's why it considered semi autobiographical novel, as well it is based on social realism, right. So overall इन्होंने अपनी immigrant जो experience है, right, लंदन, इंग्लैंड, she talked about, right. और यहाँ पे आपको बुची मिल जाएंगी जो बेसिकली कौन है, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपको पॉवर्टी, होमलेसनेस, जो भी मतलब स्ट्रगल शी फेस्ड ऑन, शी एक्चुअली एक्सप्रेस हियर, ओके। Next we have Second Class Citizen, that is 1974 publication. This is again semi autobiographical, right. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है एंड ये भी इनका बेस्ड ऑन है सोशल रियलिज्म एंड यहाँ पर भी इन्होंने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं एंड व्हाट एग्जैक्टली वी स्टडी इन दिस। तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने एज ए प्रोटैगनिस्ट अदा, आई एम जस्ट राइटिंग हियर अदा, ठीक है, जो बेसिकली एक नाइजीरियन वेमन होती है, right, as she तो वो किस तरीके से moves to London with her husband and facing cultural shock and racism after going there. So ये basically struggle, उसमें poverty, housing और आपका manual jobs, ये सभी चीज़ें एक्सप्रेस किया गया है। तो ओवरऑल आप देखेंगे किस तरीके से जो अदा है प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल वांट्स एजुकेशन, पर्सनल ग्रोथ एंड डिग्निटी, बट सोसाइटल कॉन्स्ट्रेंट उसको कहीं ना कहीं फील कराते हैं कि नो यू आर सेकेंड सिटीजन, हाउ कैन यू गेट ऑल द थिंग्स। तो दिस इज द नॉवल अबाउट, ओके। सो बेस्ड ऑन इमिग्रेंट एंड कल्चरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्स। जो नेक्स्ट वन है इनका द ब्राइट प्राइज 1976 पब्लिकेशन। नाउ दिस इज सोशल रियलिज्म एंड फेमिनिस्ट लिटरेचर पर बेस्ड ऑन है, राइट, सोशल एज वेल फेमिनिस्ट, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, लिटरेचर पर बेस्ड ऑन है और कहीं ना कहीं इसकी सेटिंग इग्बो सोसाइटी रखा गया है एंड यहाँ पर आपको स्टोरी मिल जाएगी अकुना की स्टोरी आपको देखने मिल जाएगी, जो एक यंग इग्बो गर्ल होती है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको यहाँ पे बताया मतलब पेट्रियार्की और जेंडर ऑपरेशंस इसके अंदर दिखाया गया है और ओवरऑल मैरिज एज सोसाइटल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। नेक्स्ट इनका जो नॉवल है द स्लेव गर्ल 1977 पब्लिकेशन, ये इनका अगेन फेमिनिस्ट लिटरेचर पर बेस्ड ऑन है एंड यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे इसमें जो आपको स्टोरी मिलेगी, आई एम जस्ट राइटिंग हियर ओजीबिता, मैं थोड़ा सा इरेज करके वापस से लिख देती हूँ, ओजे बीता, ठीक है। तो
तो अराउंड हो रहा है इनके। ये भी एक यंग गर्ल होती है जिसको मतलब बेच दिया जाता है एज ए सिलेवरी उसके फादर के थ्रू। अपना डेप्ट का वो जो उनका कर्जा चुकाना चाहते हैं तो अपनी बेटी को ही बेच देते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे नेक्स्ट वी हैव द जॉयज ऑफ मदरहुड। दिस आस्क्ड मेनी टाइम इन योर एग्जामिनेशन, 1979 पब्लिकेशन। ये भी इनका फेमिनिस्ट लिटरेचर पर बेस्ड ऑन है। यहाँ पे भी आपको इग्बो सोसाइटी एंड अर्बन लोगोज देखने मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे जो स्टोरी सर्कुलेट हो रही है दैट इज़ ननू ईगो, जो आपकी एक नाइजीरियन वेमन होती है। तो आप देखेंगे जितना भी इनका नॉवेल्स है ना, उसमें जो मेन जो प्रोटैगनिस्ट है वो कहीं ना कहीं विमेन है, ठीक है। तो बुच्ची एमेचेता में कुछ स्पेशल थिंग्स आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ फ्रेंड्स, बुच्ची एमेचेता, चिनुआ अचीबे, निगोइवा थियोगो, चिमामदा निगोची अदिची, ये 4 ऐसे ऑथर्स हैं फ्रॉम अफ्रीकन लिटरेचर जिनके वर्क्स में हमेशा क्लैश होता है हमारे माइंड में जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं। तो आपने क्लैरिटी रखनी है कि किसकी नॉवल कौन सी है। जैसे मुल्कराज आनंद, राजा राव एंड आर के नारायण, इन तीनों में कन्फ्यूजन रहता है। सेम कन्फ्यूजन इनके साथ भी होता है। कई बार मुझे एग्जामिनेशन में हुआ है और ट्रस्ट मी मैंने गलत आंसर को टिक कर दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कई अटैम्प्ट मैंने दिए थे। तो दैट्स वाई मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अगर आप क्लैरिटी रखेंगे राइट एमंग जितने भी मैंने अभी आपको सजेस्ट किए फीमेल ऑथर फ्रॉम अफ्रीकन लिटरेचर, प्लीज़ नॉट फीमेल ओनली, जितने भी आपके जो मतलब कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मतलब बहुत हार्ड है टू जस्ट उनको डिफरेंटली रिकॉग्नाइज करना। तो आपने इनके टाइटल्स को ध्यान में रखना है, वेदर इट इज़ रिटन बाय चिनुआ अचीबे और निमामदा निगोची अदिची एंड बुच्ची एमेचेता, वन ऑफ माय फेवरेट। और बुच्ची एमेचेता, द स्लेव गर्ल, द ब्राइट प्राइज, द जॉय ऑफ मदरहुड, मैंने इनको इनसे आइडेंटिफाई किया था। इनकी ये 3 नंबर्स ऑफ नॉवेल्स मैं अपने माइंड में हमेशा सजेस्ट करके रखती थी। तो उससे मुझे बहुत समय लगा इनको अच्छे से मेमोराइज करने में। तो प्लीज़ आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अभी नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मून लाइट ब्राइड। तो फ्रेंड्स ये जो इनका नेक्स्ट नॉवल है द मून लाइट ब्राइड, ये इसका 1983 पब्लिकेशन है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, 1983, ओके। और ये जो इनका नॉवल है कमिंग ऑफ एज कम्युनिटी पर बेस्ड ऑन है, जहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि ये एक तो इनका नॉवेला है, दिस इज़ नॉट नॉवल, इट इज़ नॉवेला। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एंड नो नीड टू स्टडी मोर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर वर्क, ओके। नेक्स्ट वी हैव डेस्टिनेशन बियाफ्रा, number 7 by which one we are just going to discuss, बुची एमेचेता, राइट। सो डेस्टिनेशन बियाफ्रा जो है इनका 1982 पब्लिकेशन नॉवल है और सोशल रियलिज्म में वार फिक्शन है, बेसिकली वार फिक्शन इट इज़। इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। एंड इसको भी बियाफ्रन जो सिविल वार है, यहाँ पे देखेंगे आप मेंशन भी ऑलरेडी, तो बियाफ्रन जो सिविल वार है बेसिकली उसके ड्यूरिंग इसका सेटिंग रखा गया है। और इसमें ना चाइक नाम का बंदा होता है जो एज ए मतलब यंग नाइजीरियन बॉय होता है, इनफैक्ट प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मतलब नॉवल है। और किस तरीके से वो अपनी फैमिली को ड्यूरिंग बियाफ्रन वॉर मतलब कि नर्च कर रहा है। सो ओवरऑल यहाँ पे उसके बारे में दिखाया गया है। तो वार, ह्यूमन सफरिंग, कोलोनियलिज्म, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको इसमें देखने मिलेगी, ठीक है। अगेन फ्रेंड्स डबल यॉर्क 1982 पब्लिकेशन, ये भी इनका फेमिनिस्ट लिटरेचर है, जहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी इन्वॉल्वमेंट नाइजीरिया में देखने मिल जाएगा। तो इसमें ना ओजे बेता, अगेन ओजे बेता, ठीक है, एक यंग नाइजीरियन वुमन है। तो किस तरीके से वो नेविगेट्स करती है यूनिवर्सिटी लाइफ, लव एंड मैरिजेस के बारे में यहाँ पे बताया, क्या क्या उसको स्ट्रगल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं मेल डोमिनेंट ऑफकोर्स अकेडमी में भी। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ओके। नेक्स्ट वी हैव, तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसको क्विट कर सकते हैं, देयर इज़ नो नीड टू स्टडी दिस नियारा पावर। बाकी अदा स्टोरी आप देखिएगा, ये इनका 1993 बेसिकली, लेट मी चेक फर्स्ट। तो बेसिकली फ्रेंड इट वाज राइट पब्लिकेशन ईयर 1983। ये इनका फेमिनिस्ट नॉवल है, फेमिनिस्ट फिक्शन है, ओवरऑल फेमिनिस्ट फिक्शन इट इज़। एंड इस पर्टिकुलर में आप देखेंगे अगेन इमिग्रेशन, रेसिज्म, फीमेल एम्पावरमेंट एंड मैरिज रेसिलियंस, ओके। सो बुची एमेचेता ने यहाँ पे डिपिक्ट किया है नाइजीरियन वुमेन का जो स्ट्रगल होता है इंडिपेंडेंस और डिग्निटी इन लंदन के लिए। सो ओवरऑल जो उन्हें चैलेंजेस देखने मिले इमिग्रेंट के दौरान, सो ओवरऑल शी डिस्कस इन दिस, ओके। नेक्स्ट वी हैव वैन टोलन 1989 फेमिनिस्ट लिटरेचर। एंड अगेन यहाँ पर आप देखेंगे जो स्टोरी है बेसिकली, ये जो नेम है दिस इज़ द नेम ऑफ नाइजीरियन वुमन जो लंदन में रहती है। और अगेन सेम टॉपिक, सेम थीम यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जो फेस शी करती है इमिग्रेंट चैलेंजेस एंड टाइप्स ऑफ थिंग, जो मैं अभी
इतनी देर से रिपीट कर रही हूँ। तो ओवरऑल यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट का नेम भी यही है जो टाइटल का नेम है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। इम्पॉर्टेंट वन अगेन जो वी हैव कहिंदे बाय बुची एमेचेता। तो बेसिकली फ्रेंड कहिंदे इनका 1994 पब्लिकेशन सोशल रियलिज्म बेस्ड ऑन ये नॉवल है इनका कहिंदे, जहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा ओकोलो एक ब्रिटिश नाइजीरियन विमन है। और बेसिकली किस तरीके से कहिंदे के अंदर बताया गया है जो मतलब कि इसमें विमन है ओकोलो, उसका जो हस्बैंड है अल्बर्ट, आई थिंक नेम ऑफ हिम, एंड वो किस तरीके से मतलब काफ़ी सालों से लंदन में रह रहा है और उसका जो डिज़ायर है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ नाइजीरिया एंड लिव अ लाइफ ऑफ प्रोमिनेंस देयर। लेकिन जो बेसिकली मतलब कि इसमें यानी कि ओकोलो, यानी कि जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा ओकोलो, इनका जो पूरा नाम यही है कहिंदे ओकोलो। बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है, तो समझ नहीं आता कि प्लेस का नाम है कि इंसान का नाम है, राइट। तो कहिंदे ओकोलो बेसिकली वाइफ होती हैं इनकी जो अल्बर्ट है नॉवल के अंदर, इस पर्टिकुलर कहिंदे नॉवल में। तो जब वो देखते हैं कि उनकी वाइफ जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है और वो रिलक्टेंट होती है टुवर्ड्स लीव हर इस्टेब्लिश्ड लाइफ इन लंदन, क्योंकि उसकी भाई अच्छी खासी लाइफ चल रही है लंदन में, वो नहीं जाना चाहती वापस नाइजीरिया। तो इसी के बारे में ओवरऑल यहाँ पर आपको स्टोरी मिल जाएगी कि किस तरीके से वो अपने हस्बैंड के साथ मतलब लंदन में रहती है, और जब उसका हस्बैंड नाइजीरिया जाने का डिसीजन लेता है तो वो कहीं ना कहीं मतलब शी थिंक्स अबाउट हर फैमिली एंड फ्यूचर, जो उसकी किड है अपने किड्स के बारे में सोचने लगती है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको कल्चरल आइडेंटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट देखने मिल जाएगा। देखिए अभी मैंने आपको 12 नंबर ऑफ वर्क्स बताए बाय बुची एमेचेता। अभी जो आपको देखिए टाइटल तो आपको सभी के याद रखने, वाई बिकॉज यू नेवर नो, मुझे भी नहीं पता कि एग्जामिनर आपसे कौन सा पूछ ले अभी मैचिंग्स में, ठीक है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन पूछा जाता है। अभी आपने जो ज़्यादा फोकस करना है, एक तो मैं आपको माइंड वापस से करा देती हूँ, एक तो इन द डिच आपको स्टडी करना है, मैं राइट का निशान लगा रही हूँ, सेकेंड क्लास सिटीजन, द प्राइड प्राइज, द स्लेव गर्ल, द जॉयज ऑफ मदरहुड, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड लेट्स कम डाउन 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 एंड कहिंदे। तो ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ 12 में से 6 नंबर्स ऑफ नॉवेल्स आपको इनकी स्टडी करनी है ना प्रॉपर मैनर, अदरवाइज आपको टाइटल सबके ध्यान में रखने हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया बुची एमेचेता से भी ना, अभी जब एक बार कैंसिल्ड हुआ था ना एग्जाम 18 जून को, उसके बाद जो उसका एग्ज़ाम रिप्लेस हुआ था 21 अगस्त को आई थिंक, तो उस समय पता है इन लोगों ने क्या किया था, जो आपकी बुची एमेचेता चिन्नु अचीबे का वो माइनर सा टेक्स्ट उठा के दे दिया था, और उनमें से कितने एस्पिरेंट्स तो ऐसे थे एग्जामिनेशन में जिन्हें ये भी नहीं पता था कि वो लिखा किसने था, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। नाउ यू गाइस कैन एग्जामाइन की जो एग्जामिनर है बड़ा ट्रिक खेलते हैं, ये क्या करते हैं रिनाउंड ऑथर के माइनर वर्क भी आपको मैचिंग्स में अभी देने लगे, तो आपने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। सेम ये यहाँ पर खेल खेलते रविंद्रनाथ टैगोर से, रविंद्रनाथ टैगोर का गोरा, राइट, उनका नावल उठा के दे दिया कि बताओ किसने लिखा है। तो जाहिर सी बात है वी आर नॉट इन डिटेल वेरी मच टूवर्ड्स द रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि भाई पूछा ही नहीं जाता था, सिंस पूछा ही नहीं जा रहा है काफ़ी ईयर से, तो हम लोग अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये सब इनकी ट्रिक होती है। तो आपको मैं बता दूँ, जितने भी आप रिनाउंड ऑथर, राइट, जो भी आपसे ऑथर पूछे जाते हैं, अगर आप उनको स्टडी कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर वे में, भाई अगर क्रोनोलॉजी कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो कुछ राइटर्स हैं जिनके सम ऑफ इंपॉर्टेंट वर्क्स हमें देखने पड़ते हैं, बट कुछ हैं जिनके हमें सभी देखने हैं। अब क्योंकि मुझे सिर्फ 25 आपको टोटल ऑथर्स कराने हैं फ्रॉम अफ्रीकन लिटरेचर, तो मेरा जहाँ तक टारगेट है, मैं इनके जितने भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं उनकी क्रोनोलॉजी, कैरेक्टर जो आपसे अगैन पूछे जाते हैं, इनमें से जिस नॉवल के कैरेक्टर पूछे जाते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं के आपके लिए लेकर आऊँगी, मैं सबके लेकर नहीं आऊँगी, क्योंकि आई नो क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकने के चांसेस हैं। ओके, सो अकॉर्डिंगली वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर अपकमिंग यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जामिनेशन। नाउ वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है और मैं बोल बोल के थक गई हूँ। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय क्यूटी पाई एस्पिरेंट्स ऑफ यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर। ओवरऑल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उन लोगों को भी मेरी वीडियोस पहुंच जाए। और अगर आप विलिंग है ये कंटेंट लेने के, तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा ऑफ माय चैनल। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय डियर्स।